हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एमसी एक बिल्डिंग के सामने अपनी गाड़ी को खड़ा करता है और उस गाड़ी से एमसी बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि जीपीएस की वजह से मैं इस तरह की जगह को ढूंढ पाया हूँ, वरना फिर इस तरह की जगह किसे ही मिलती है। और फिर एमसी उस ओल्ड मैन के घर की तरफ जाते हुए कहता है कि लगता है कि वो ओल्ड मैन अच्छी तरह से नहीं रहता है, वो इस तरह की चीप प्लेस को रेंट में लेकर रह रहा है, ऊपर से ये इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर भी है। और फिर एमसी उस ओल्ड मैन के डोर को नॉक करता है और एमसी अपने स्पेस रिंग को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे पहले ही सारे सामान को बाहर निकाल लेना चाहिए, वरना फिर बाद में ये सब एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एमसी अपने स्पेस रिंग से बहुत सारे बॉक्सेस को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जैसे ही डोर ओपन करता है वो कहता है कि तुम किराए के लिए आए हो, तो फिर मैं कह देता हूँ कि मैं रेंट नेक्स्ट वीक में जमा कर दूंगा। लेकिन वो ओल्ड मैन जैसे ही एमसी को देखता है वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ओल्ड मैन देखता है कि उसकी गेट के बाहर में बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। तो फिर वो ओल्ड मैन एमसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि उन सामानों को उठाने लगता है और ओल्ड मैन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, अभी बाकी पड़ोसियों को देखने से पहले ये सारा सामान घर के अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं कि एमसी और उस ओल्ड मैन ने दोनों ने ही सारे बॉक्सेस को अपने घर के अंदर रख लिया होता है। तभी वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि तुम यंग मैन, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए तुमने बिना सांसें पकड़े ये सारा सामान अंदर ले आया। तो एमसी कहता है कि तुम्हारा रूम भी डिसेंट है और तुम्हारा डोर भी ठीक ही है, ये सॉलिड है। और फिर एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है कि हे ओल्ड मैन, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनो। और एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी सप्लाईज ला के दी है उन्हें अगर तुम अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो फिर ये सप्लाई तुम्हारे 6 महीने तक चल जाएंगे और कल से इस वर्ल्ड में एक नया आर्क शुरू होने वाला है। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि एक फोटो को देखकर शॉक हो रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि तुम ये सप्लाईज अपने घर में भी तो रख सकते थे ना, वैसे में भी हम 1 महीने में यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी उस ओल्ड मैन के ग्रैंड डॉटर की पिक को देख रहा होता है और एमसी उस ओल्ड मैन के ग्रैंड डॉटर के पिक को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि एमसी के पास्ट लाइफ में जिन लोगों ने एमसी को धोखा दिया था उनमें से एक इस ओल्ड मैन के ग्रैंड डॉटर भी थी और इसका नाम सैनसैन है। और एमसी उस फोटो को उठा लेता है और उस ओल्ड मैन से कहता है कि हे ओल्ड मैन, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर का नाम सैनसैन है। तो वो ओल्ड मैन शॉक होते हुए एमसी से कहता है कि तुमको कैसे पता चला, मुझे उसका नाम याद नहीं है और तुम देख रहे हो ना कि अपनी ग्रैंड डॉटर का ही नाम इस ओल्ड मैन को याद नहीं है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर अभी कहाँ पर है। तो वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि वो अभी स्कूल में है और बहुत जल्द ही हम उसके घर को ट्रांसफर करने वाले हैं, तो फिर हम उसके स्कूल को भी ट्रांसफर कर देंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के काम पूरे हो चुके हैं। और फिर एमसी के पास्ट को दिखाया जाता है जिसमें कि एमसी के सामने बैठकर सैनसैन रो रही होती है और कहती है कि सब मेरी गलती है, मैंने ही अपने ग्रैंडफादर को बर्बाद कर दिया। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी सोच रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ में मुझे याद है कि सैनसैन ने मुझसे कहा था कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ को डेंजर में डाल दिया था। मेरे पास्ट लाइफ में ज़ॉम्बीज़ ने पहले ही हाई स्कूल में अटैक कर दिया था, हालांकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी और उसे बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाया। और फिर एमसी उस फोटो को रख देता है और कहने लगता है कि उसका पछतावा मैं अब इसकी भरवाई करूंगा। तो
एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन अब तुम मेरे घर नहीं जाओगे। तो वो ओल्ड मैन शॉक होते हुए एमसी से कहता है कि तुम पीछे तो नहीं हट रहे हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे खत्म करने दो, कल से ये दुनिया एक लिविंग हेल में बदल जाएगी और अब से ना तो मेरा घर और ना ही तुम्हारी ग्रैंड डॉटर का रजिस्ट्रेशन मायने रखता है। आप मेरे साथ सैनसैन के स्कूल चलो और उसे स्कूल से लेकर मैं आप दोनों को एक नई जगह की व्यवस्था कर दूंगा। फिर वो ओल्ड मैन शॉक होते हुए एमसी से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी एक भी शब्द समझ में नहीं आ रही है। तो एमसी खुद से ही सोचता है कि ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा ओल्ड है, ये मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है, मैं इसे कैसे समझाऊं। तो एमसी उस ओल्ड मैन से कहने लगता है कि क्या आप जानते हैं कि अकाल का समय कैसा था। तो वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अकाल के समय में लाइफ कितना दुखद और भयानक था। और एमसी अपने स्पेस रिंग को देख रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि इस तरह के शांत समय में अकाल की बात कैसे कर सकते हो, इस तरह के समय में अकाल कैसे आएगा। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि उस ओल्ड मैन के सामने ही सारा सामान अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। और फिर एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स है और मैं फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो और तुम्हारी ग्रैंड डॉटर भी जिंदा रहे तो फिर अभी से तुम मुझे फॉलो करना शुरू कर दो और मैं जो कहता हूँ वही करो। और एमसी फिर से ओल्ड मैन को फंसा रहा है। वैसे भी एमसी के पास सुपर पावर्स है, लेकिन यहाँ पर एमसी आजकल के ढोंगी बाबाओं के जैसा प्रिडिक्ट कर रहा है। फिर एमसी उस ओल्ड मैन से पूछता है कि सांगसान का स्कूल कहाँ है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अभी भी शॉक होता है, लेकिन एमसी और वो ओल्ड मैन सांगसान के स्कूल जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी की कार सांगसान के स्कूल के बाहर में आकर रुकता है और एमसी उस कार से बाहर निकलकर उस ओल्ड मैन से कहता है कि क्या आपको पता है कि सांगसान किस क्लास में है। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मुझे पता है। तभी एमसी कहता है कि बहुत अच्छा, जल्दी चलो। फिर हमें सांगसान के स्कूल को दिखाया जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की सांगसान को बुली कर रही होती है और वो बुली लड़की सांगसान को मारते हुए कह रही होती है कि तुम कुतिया, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो जांग सियाओचन को तुम्हारे अंदर क्या पसंद आया है। तो सांगसान उस लड़की से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, वही है जो जोर दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा बुली लड़की सांगसान को मारने लगती है और कहती है कि क्या मैंने तुमसे बहाने मांगे हैं। और फिर वो बुली लड़की सांगसान को मारने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम कह रही हो कि जांग सियाचेन तुमसे चिपकी हुई है और तुम उसे रिजेक्ट कर रहे हो। तभी उन दोनों से सांगसान के ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रही हो। तभी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सांगसान के ग्रैंडफादर उनकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। तो वो बुली लड़की सांगसान से कहती है कि क्या ये तुम्हारे बेकार ग्रैंडपा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए उन बुली लड़कियों से कहने लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सांगसान को जाने दो। तभी उस ओल्ड मैन के सामने 3 और बुली लड़के आ जाते हैं और वो ओल्ड मैन से कहते हैं कि पीछे हट जाओ ओल्ड मैन, ये यंग लोगों के बीच का मैटर है, इसमें बीच में तुम इंटरफेयर मत करो। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उन लड़कों के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम बच्चों, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया कि अपने क्लासमेट्स को बुली नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उन तीनों बुली लड़कों में से एक लड़का उस ओल्ड मैन को मारने के लिए बैट ऊपर करता है और उस ओल्ड मैन को मार देता है और उस ओल्ड मैन को गालियां भी दे रहा होता है। और वो बुली लड़का फिर से उस ओल्ड मैन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि इतनी कम उम्र में तुम लोग बुली बन गए हो। तभी हम बाकी बुली लड़के को देखते हैं जो कि एमसी को देखते हुए कह रहा होता है कि अब ये गरीब आदमी कौन है। और भाई साहब अब लगता है कि एमसी को अपने आउटफिट को चेंज करना चाहिए क्योंकि अब उसे स्कूल के लड़के भी गरीब
वही कह रहे हैं उसके कपड़े की वजह से। तभी वो बुली लड़का सैनसान को गाली देने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। लेकिन तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एमसी ने जिस बुली लड़का का हाथ पकड़ा था उसे एक किक कर देता है और वो बुली लड़का बहुत ज्यादा दूर जाके फिक जाता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या वो ट्रेन है। तभी वो लड़का कहता है कि चलो हम दोनों साथ में चले। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के एमसी के ऊपर साथ में अटैक करने के लिए आ जाते हैं और वो अटैक भी करने लगते हैं, जिनके अटैक्स को एमसी डॉज करने लगता है। और एमसी उनके अटैक्स को डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने जब से अपनी फिजिकल एनहांसमेंट एबिलिटीज को बढ़ाया है तब से मेरी रिएक्शन स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। तभी एमसी एक बुली के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे कि वो बुली लड़का वहीं पे डाउन हो जाता है। फिर दूसरा बुली लड़का एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पैरों पर किक करता है, जिससे कि वो दूसरा बुली लड़का भी वहीं पे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों बुली लड़के वहीं पर डाउन हो जाते हैं। फिर एमसी उन बुली लड़कियों के तरफ देखने लगता है और एमसी उन दोनों बुली लड़कियों के तरफ जाने लगता है। तभी वो बुली लड़कियां एमसी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो एमसी से कह रही होती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि एमसी उन दोनों बुली लड़कियों में से एक लड़की को एक चाटा मार देता है और इस टाइम पे एमसी सचमुच में एक सिग्मा लग रहा है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एक चाटा खाने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एमसी दूसरे बुली लड़की की बालों को खींचने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें बाल खींचना बहुत ज्यादा पसंद है ना। तभी वो बुली लड़की चिल्लाने लगती है और वो एमसी से कहती है कि मुझे छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि एमसी उस लड़की के गले पर चाकू रख देता है और फिर दिखाया जाता है कि एमसी ने कट लगा दिया होता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और इस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है जैसे ने कि एमसी ने उस लड़की के गर्दन को काट दिया होता है। और जिसे देखकर सैनसान और वो दूसरी बुली लड़की बहुत ज्यादा डर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने जिस लड़की के ऊपर कट लगाया होता है वो जमीन पर बैठ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने उस लड़की के बालों को काट दिया होता है। और वो बुली लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो लड़की चिल्लाते हुए एमसी को गालियां देने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बालों को काटने की, मैं तुम्हें इससे दूर नहीं होने दूंगी। और हम देखते हैं कि ये कहते हुए वो लड़की रो भी रही होती है और हम देखते हैं कि एमसी उसके सामने बहुत ज्यादा बैड सा फेस बनाते हुए उससे कहता है कि लंबे बाल तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ की तरह है। और हम देखते हैं कि एमसी को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी एमसी वहाँ से जाने लगता है और उस बुली लड़की को कहता है कि कुछ दिनों में तुम समझ जाओगी कि छोटे बाल तुम्हारे जान बचाने के काम में आएंगे। तभी एमसी सांगसान को जाने के लिए कहने लगता है तो सांगसान कहती है कहाँ, लेकिन फिर सीन चेंज होता है और एमसी के कार का सीन दिखाया जाता है और सांगसान के ग्रैंडफादर सांगसान से कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें और स्कूल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, तो फिर स्कूल जाने का क्या ही मतलब है, जिंदा रहना पहला काम होना चाहिए। और उस ओल्ड मैन को अभी तक ज़ॉम्बी आर्क के बारे में एमसी ने नहीं बताया है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए एमसी उसे अकाल के बारे में ही बताया है। तभी सांगसान अपने ग्रैंडफादर को कहने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे आपको कितनी बार बताना होगा कि आप उन फेक घोटालों वाले कॉलों पर विश्वास मत करो। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर सांगसान अपनी ग्रैंडपा से पूछ रही होती है कि चलो बताओ इस बार तुमने कितना घोटाला किया। तो हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो सांगसान से कह रहा होता है कि क्या घोटाला, मैं सच कह रहा हूँ। तो सांगसान अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि तुम जब भी घोटाला करते हो तुम कहते हो कि मैं सच कह रहा हूँ। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि सांगसान मैं तुम्हें इस लाइफ में सेफ रखूंगा। तो एमसी सांगसान से कहता है कि हमारे ग्रैंडपा को इस बार कोई भी घोटाले में नहीं फंसाया जा रहा है, इस अकाल की जानकारी मैंने दी है। और एमसी की बातों को सुनकर सांगसान शॉक हो रही होती है। तो सांगसान एमसी से पूछती है कि तुम कौन हो। और फिर एमसी अपना इंट्रोडक्शन सांगसान को देता है और कहता है कि अभी से तुम मुझे ब्रदर कह सकती हो।
तो सैनसान भी एमसी को ब्रदर कहने लगती है और उससे थैंक यू भी कहती है उसे उन बुलीज से बचाने के लिए। तो एमसी सैनसान से कहता है कि उन लोगों के बारे में चिंता मत करो, शायद उन लोगों के पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो फिर सैनसान को दिखाया जाता है और सैनसान एमसी से पूछ रही होती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कि क्या सचमुच में अकाल पड़ने वाला है। तो एमसी सैनसान को बताता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा के समझने के लिए इसे आसान बनाया और अकाल की कहानी बताई। तो सैनसान शौक होते हुए एमसी से कहती है कि मुझे भी लगा था कि इतने शांति भरे समय में अचानक से अकाल नहीं पड़ सकता है। और सैनसान सोच रही होती है कि सचमुच में यहाँ क्या चल रहा है। और फिर एमसी जैसे ही एपोक्लिप्स कहता है सैनसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और एमसी सैनसान से कहता है कि ये समय के बारे में होना चाहिए। और एमसी फिर सैनसान से कहता है कि तुम अपना फोन चालू करो और शॉर्ट वीडियोस और न्यूज को देखो, अगर मैं सही हूँ तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ क्लूज वहाँ से मिल ही जाएंगे। तो फिर सैनसान अपने फोन में देखने लगती है और अपने फोन में देखते हुए सैनसान शॉक होते हुए कह रही होती है कि ये तो बिल्कुल ही सच है। और सैनसान के फोन में भी ज़ॉम्बी आर के बारे में न्यूज चल रहा होता है। और गाइस इसमें एपोक्लिप्स बताया गया है लेकिन ज़ॉम्बी आर्क भी एक ही चीज हुआ, तो फिर अगर मैं ज़ॉम्बी आर्क कह रहा हूँ मतलब कि एपोक्लिप्स ही है, तो तुम लोग मैनेज कर लेना। और दिखाया जाता है कि न्यूज में बहुत सारे लोग रेबीज का शिकार हो रहे होते हैं और वो बाकियों को भी बाइट कर रहे होते हैं और उन्हें भी रेबीज का शिकार बना रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि सैनसान न्यूज में देख रही होती है बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे होते हैं जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो सैनसान से कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एपोक्लिप्स की साइन अपेयर होना शुरू हो चुकी है। तो सैनसान शॉक होते हुए एमसी से पूछने लगती है कि यह क्या सचमुच में एपोक्लिप्स ही है। और फिर एमसी बताता है कि कल ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स का पहला दिन है और कल बहुत सारे टॉक्सिक स्मोक से बहुत सारे प्रोविनेंस को कवर कर दिया जाएगा जिसमें कि प्रोविनेंस बी भी शामिल होगा और ये स्मोक लिविंग विंग्स के ऊपर इफेक्ट करेगी और फिर धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा और जो लोग बच जाएंगे उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। और दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी बाकी लोगों को खा रहे होते हैं और जब एक नॉर्मल ह्यूमन एक बार मर जाएगा तो फिर वो भी उन्हीं के तरह ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा। और तुम एक यंग जनरेशन हो तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि एक लाश क्या है। तो सैनसान एमसी से कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन ये एक बहुत ही अविश्वसनीय बात है। तो एमसी सैनसान से कहता है कि जब ये सब चीज कल परसों या फिर अगले हफ्ते से होने लगेगी तो फिर तुम इसे अविश्वसनीय नहीं कह पाओगे। तभी एमसी देखता है कि सामने बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो एमसी कहता है कि हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं। तभी सैनसान एमसी से कहती है कि हम यहाँ पे ट्रैफिक में अगर फंस जाए तो तुमने जिन ज़ॉम्बीज का उल्लेख किया था अगर वो ज़ॉम्बीज हमें पकड़ लेंगे तो क्या होगा। तो एमसी कहता है कि चिंता मत करो अभी ये उतना जरूरी नहीं है। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि कुछ दिनों तक ज़ॉम्बी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे लेकिन अगर यहाँ पर छोटा सा आउटब्रेक हुआ तो फिर क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक कार बहुत ही स्पीड से एमसी की कार के तरफ आ रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि वो कार एमसी के कार को पीछे से टक्कर मार देती है इससे कि एमसी वो ग्रैंड फादर और सैनसान बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और एमसी कह रहा होता है कि क्या बेवकूफ है, उसने टर्न का कोई भी सिग्नल नहीं दिया और वो अचानक से टर्न हो गया। फिर एमसी अपनी गाड़ी को भी घुमाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें इससे दूर नहीं होने दूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी अपनी कार को घुमा लेता है और उस कार की तरफ जाने लगता है जिसने कि एमसी के कार को टक्कर मारी थी। और फिर एमसी कहता है कि धिक्कार है, उसने अभी भी हार नहीं मानी है, वो अभी भी कट करना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस पर्सन के सामने अपना कार लगा देता है जिससे कि वो पर्सन अपनी कार को घुमा नहीं पा रहा होता है। तो वो पर्सन एमसी की तरफ देखने लगता है और एमसी के ऊपर चिल्लाने लगता है लेकिन एमसी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता
है। तभी फिर वो ग्रैंडपा एमसी से कहने लगता है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल लग रहा है, तो फिर हमें बेकार की परेशानी में नहीं फंसना चाहिए। तो एमसी कहता है कि चिंता मत करो, अगर वो कोई भी परेशानी खड़ी करने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है तो फिर मुझे उसे रास्ते से हटाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर एमसी बताता है कि अंत में ये सब खत्म हो गया, हम वहाँ पर 1 घंटे तक अटके रहे। फिर हम सैनसान को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर देखो वो कार फिर से कट करने की कोशिश कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन एमसी की कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एमसी कहता है कि धिक्कार है, वो इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। भी दिखाया जाता है कि वो पर्सन एमसी की कार को टक्कर मारने की कोशिश करने लगा है, जिसकी वजह से एमसी को अचानक से ब्रेक लगानी पड़ जाती है। तो फिर हमें एमसी की कार का अंदर सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एमसी से कह रहा होता है कि ये क्लासिक रोड है, इनमें इस तरह की ब्रेक मत लगाओ। तो एमसी कह रहा होता है कि पास्ट में मैं इन सब चीजों को जाने दे सकता था, लेकिन कल जब एपोक्लिप्स आने वाला है तो फिर हमें इन चीजों को सहने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी ही उस पर्सन के कार को टक्कर मार देता है, जिससे कि वो कार एक जगह पर रुक जाती है और एमसी का कार बहुत ही स्पीड से उसके सामने से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी कार से बाहर निकलता है और ट्रैफिक पुलिस को कॉल कर देता है और ट्रैफिक पुलिस से वो पर्सन एमसी की कार का नंबर मांगने लगता है और वो फिर चिल्लाने लगता है और एमसी की कार को देखते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ लोग होते हैं जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी की कार को देखते हैं जो कि एमसी के बनाए गए बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी के कार से वो ओल्ड मैन और सैनसान और एमसी अपनी कार से बाहर आ रहे होते हैं। तभी वो ओल्ड मैन एमसी के गोदाम को और उसमें रखे सामानों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है। तभी एमसी उन दोनों से कहता है कि आज थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि कल से शुरू हर एक दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी कॉफी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर सैनसान आ जाती है और कहती है कि बहुत दिनों बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई है और मॉर्निंग क्लासेस को अटेंड नहीं करना पड़ा, ये सचमुच में बहुत अच्छा है। तभी एमसी सैनसान से कहता है कि तुम उठ गई तो फिर चलो मैं तुम्हें अपना किला दिखाता हूँ। और फिर उसे एमसी सारी जगह दिखाने लगता है और कहता है कि यहाँ के वॉल्स रेनफॉरेस्ट कंक्रीट से बने हुए हैं। और फिर एमसी बताता है कि यहाँ के सारे गेट्स रिमोट कंट्रोल से यूज होते हैं और यहाँ के गेट 3 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बने हैं। चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन हो या फिर वो ज़ॉम्बीज हो, बिना बड़े हथियारों के इस गेट को तोड़ना नामुमकिन है। और फिर एमसी उन दोनों से कहता है कि याद रहे हम तीनों के अलावा हमारे किले के अंदर जाने का परमिशन और किसी को भी नहीं है, और अगर ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं तो हम उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। और ये बात सुनकर सैनसान बहुत ज्यादा शॉक हो रही होती है। तभी एमसी सैनसान को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और फिर एमसी बताता है कि एपोक्लिप्स के समय पर ह्यूमंस नेचर अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता है और लोगों के दिलों में बुराई बढ़ जाएगी और खून से लथपथ होने वाले हमारे दिल, इसका मतलब है कि हम मारे जाएंगे। और वो लोग एक ब्रिज पर होते हैं और फिर एमसी के प्लेस को देखकर सैनसान और उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और एमसी बताता है कि अगर आसपास के लोग हमसे मदद मांगेंगे और हम उनके मदद के लिए नहीं जा पाएंगे तो फिर ये बफर जोन उनको शील्ड प्रोवाइड करेगा। और फिर एमसी बताता है कि जब तक मैं किले में वापस ना आ जाऊं उन सर्वाइवर्स को किले में अंदर आने नहीं देना चाहिए, तुम लोग समझे? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। और फिर एमसी उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें अब फूड स्टोरेज करने की जगह को दिखाऊंगा कि किन जगहों में फूड को स्टोरेज किया जा सकता है। और इस लाइफ में एमसी एक जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। फिर एमसी उन दोनों को अपने स्टोर रूम में लेकर आ जाता है जहाँ पर एमसी अपने सारे सप्लाईज को इकट्ठा करके
रखा हुआ होता है। तभी एमसी अचानक से रुक जाता है और उनकी तरफ मुड़कर अपने माइंड्स आई को एक्टिवेट कर लेता है। तो एमसी देखता है कि सैन और उसके ग्रैंडपा दोनों ही एमसी के साथ है और उनमें से कोई भी एमसी का एनिमी अभी तक नहीं है। और एमसी बताता है कि ये साइन ट्रस्ट का है और ये फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ है। फिर एमसी अपने स्पेस रिंग से अपने वेपन्स को बाहर निकालने लगता है और उन दोनों से कहता है कि एपोक्लिप्स के टाइम पर वेपन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं कि सैन और उसके ग्रैंडपा कुछ वेपन्स को देखने लगते हैं। तो एमसी बताता है कि तुम लोग ये कंफर्म करना कि वो सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में ही रहे और दूसरे किसी के हाथ में ना जाए। और एमसी ये वेपन्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन एमसी से कहने लगता है कि हाँ ये तो बहुत जरूरी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पास सिस्टम की तरफ से एक क्वेस्ट आता है और उसमें एमसी को एक बंदे को खोजना है और उसे रेस्क्यू करना है जिसका नाम झांग जी होता है, जिसके लिए एमसी को 20 सिस्टम पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर एमसी कुछ सोचता है और वहाँ से बहुत जल्दी जाने लगता है और उन दोनों से कहता है कि याद रहे मैंने जो भी कहा है उनमें से एक भी रूल का उल्लंघन मत करना। अभी सैन कहती है कि ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो? तो एमसी कहता है कि हमें अपनी टीम बनाने की जरूरत है और दिखाया जाता है कि एमसी अपनी कार में बहुत जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें के टीवी की बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर झांग जी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि झांग जी और उसका एक मोटा दोस्त वहाँ से जाने लगता है। तो फिर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो झांग जी कहता है कि हम टॉयलेट जा रहे हैं। तो फिर झांग जी अपने दोस्त से कहता है कि धिक्कार है, तुम किसका वेट कर रहे हो? क्या तुम्हें किडनी का प्रॉब्लम है? फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। झांग जी और उसका मोटा फ्रेंड वॉशरूम से बाहर आ रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक कपल जा रहे होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि उन कपल्स में से वो लड़की झांग जी को देखकर एक अजीब सा फेस बना रही होती है। तभी झांग जी उस लड़की से टकरा जाता है। तो फिर झांग जी उस लड़की से माफी मांग लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड झांग जी को बुरी तरह मारने लगता है और झांग जी को एक किक कर देता है जिससे कि झांग जी बहुत दूर जाकर फेंक जाता है। तो फिर वो मोटा फ्रेंड झांग जी से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? अभी वो मोटा फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों मार रहे हो? तभी हम उस लड़की के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए कहता है कि धिक्कार है, पहली बार किसी ने हिम्मत की है मुझसे बात करने की। और उस लड़की का बॉयफ्रेंड झांग जी के मोटे फ्रेंड को गले से पकड़कर उठा लेता है। तभी झांग जी उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि ब्रदर मेरी गलती है, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तभी वहाँ से और एक पर्सन पार हो रहा होता है और वो कहता है कि धिक्कार है, मेरी कितनी बकवास लाइफ है, अभी मेरे पेट खराब हुआ था और अब मुझे सर्दी भी हो गया। तभी वो देखता है कि झांग जी और उसके फ्रेंड को उस लड़की का बॉयफ्रेंड मार रहा होता है। तभी वो पर्सन झांग जी और उसके फ्रेंड की मदद करने के लिए चला जाता है और वो शायद से उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो कहता है कि एक और लड़ाई, क्या तुम लोग थोड़ा सा ब्रेक नहीं ले सकते हो? और हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों के पास चला जाता है और कहता है कि जेंटलमैन प्लीज शांत हो जाओ और उसे छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की का बॉयफ्रेंड उसे नहीं छोड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की, यहाँ तक कि तुम्हारे बॉस भी मेरे कपड़े को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि वो लड़की का बॉयफ्रेंड उस सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगता है और वो उस सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा होता है कि आप तुम अपने बॉस को बुलाओ, मैं ये कंफर्म करूंगा कि अब ये बिजनेस बंद हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड झांग जी और उसके फ्रेंड को भागने का इशारा करते हैं जिससे कि झांग जी और उसका फ्रेंड वहां से भागने लगता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड उस बुले लड़के को अभी भी कह रहा होता है कि शांत हो जाओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें झांग जी और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के रूम में आ जाते हैं और वो लोग
बहुत ज्यादा हाफ रहे होते हैं। तभी जांग जी का फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता है जो तुम इतनी जल्दी में हो। तभी जांग जी का वो मोटा फ्रेंड अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि हम टॉयलेट से बाहर आ रहे थे, तभी हम एक पुलिस से टकरा गए जो कि नशे में था और वो हमें मारना चाहता था। और सौभाग्य से वहाँ का सर्वर बहुत ज्यादा होशियार था जिसकी वजह से हम भाग पाए, वरना फिर हम वहीं पर बुरी तरह से पिट गए होते। और सर्वर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, असल में वो एक वेटर था, इसीलिए जांग जी का फ्रेंड उसे सर्वर कह रहा है। तभी जांग जी का एक फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुम लोगों ने उनसे लड़ाई क्यों नहीं की। हमारे मैकेनिकल इंजीनियर के बैच में से स्टूडेंट्स कब से पीछे हटना सीख चुके हैं और इन लोगों ने भी मैकेनिकल इंजीनियर चूज करके अपनी लाइफ को झंड कर लिया है। और वो कहता है कि रुके, मुझे कॉल करने दो, हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों को मैं यहाँ बुला लूंगा। तभी जांग जी अपने फ्रेंड से कहता है कि रुक जाओ, हमारी ग्रेजुएशन में 1 साल से भी कम का टाइम है, तो फिर हमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए और तुम लोग म्यूजिक बजाते रहो और डांसिंग भी करते रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बुली पर्सन अपने कुछ दोस्तों को लेकर जांग जी के रूम में आ जाता है और उस वेटर को भी उन्होंने पीट दिया होता है। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन बुली लड़कों ने जांग जी के सारे दोस्तों को पकड़कर घुटनों के बल बिठा दिया होता है। फिर हमें उस वेटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से पिट गया होता है उन बुलीज से। तभी जांग जी का वो फ्रेंड जो पहले गुस्सा कर रहा था वो उस बुली लड़के से कहता है कि हिम्मत है तो मुझे एक कॉल करने दो। तभी जांग जी के फ्रेंड के पीछे एक बुली लड़का खड़ा होता है, वो एक बियर की बोतल को उठाते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी है कि तुम बात कर सकते हो। और दिखाया जाता है कि वो बुली लड़का जांग जी के फ्रेंड के सर पर वो बोतल फोड़ देता है जिससे कि जांग जी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें के टीवी के बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी का कार भी आ गया होता है और एमसी अपनी कार से खुश होते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। और एमसी उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है और कहता है कि अब हमें वर्ल्ड के एंड का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हारे पास अभी भी पार्टी करने का दिल है। तो फाइनली गाइस नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि एमसी उन बुली लड़कों को सबक सिखाता है। तो फिर जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर लाइक शेयर भी कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। और इस मानवा का अभी तक इतना ही चैप्टर आया है तो जिन्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये मानवा ऑन गोइंग है तो फिर इसके बाकी के एपिसोड्स भी आएंगे, इसीलिए सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।